हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबों के भारी डिमांड पर ये वीडियो आप सबों के लिए आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो चैप्टर हमारा है ट्रांसफार्मर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप देखिएगा। दोस्तों, ट्रांसफार्मर चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और जो दोस्तों आपके जो कुछ थ्योरीज प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी थ्योरी के प्रश्नों को और न्यूमेरिकल प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न होंगे हमारे, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कर पाइएगा कि आपके एग्जाम के लेवल का है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने सारी बातों को समझ लिया है। तो हम शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों, हम पहले प्रश्न को हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आपको जो प्रश्नों की और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है ट्रांसफार्मर? क्या होता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस यानी युक्ति होती है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, वो एसी को क्या करता है ना, एसी को एसी में बदलता है। यानी कि जो है इसका काम ये हो दोस्तों कि वोल्टेज को अप और लो करता है, यानी कि ऊपर और नीचे करता है, यानी कि ज़्यादा करता है और कम करता है। कौन? ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, इसका मेन काम दोस्तों यही होता है। ठीक है दोस्तों, कई के मन में ये होता है कि ये जो है ट्रांसफार्मर होती है वो एसी को डीसी में चेंज करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये एसी पर ही काम करता है ट्रांसफार्मर, या कोई डीसी पर काम नहीं करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जब हम डीसी देंगे तो उसका जो है ना मतलब परिपथ जो है वो जल जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपको बता दें जो ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, पहला ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, वो होता है स्टेप अप। कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो है ना वोल्टेज दोस्तों क्या होती है, हाई होती है, यानी कि उच्च होती है। जैसे ही हम वोल्टेज हाई करेंगे ना, तो क्या होगी, धारा क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, जब भी हम वोल्टेज को हाई करते हैं तो वहाँ पे धारा क्या होती है, कम हो जाती है। और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब क्या होती है कि जो वोल्टेज होती है उसको क्या करता है, डाउन करता है, यानी कि नीचे करना होता है, यानी कम करना होता है। जब हम वोल्टेज को कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, धारा जो होती है वो क्या होती है, हाई ऊपर हो जाती है, यानी कि अप हो जाती है। तो दोस्तों ये कौन सा हमारा ट्रांसफार्मर के प्रकार, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों, इसमें क्या होती है, एक चीज़ जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, आवृत्ति और शक्ति, ये दोनों दोस्तों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी और जो शक्ति होती है, पावर होती है, ये दोनों क्या होती है, कांस्टेंट यहाँ पे रहती है। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों, एक बात और, जैसे ट्रांसफार्मर में आपसे पूछा जाए कि इसमें घर्षण हानि होती है नहीं, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होती है इसमें घर्षण हानि जो होती है बिल्कुल नहीं होती, यानी कि जीरो होती है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होती है इसमें जो होती है ना घर्षण हानि, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, एक सेकेंड। जैसे आपसे पूछा जाए कि इसमें ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि होती है नहीं, तो दोस्तों घर्षण हानि जो होती है ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, घर्षण हानि इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें जो है ना कोई जो है ना कोई पार्ट जो है वो मूवेबल नहीं है, यानी कि कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें क्या होती है, घर्षण हानि नहीं होती है। दोस्तों, घर्षण हानि जब शून्य होगी तो उसका जो है दक्षता क्या हो जाएगी, वो इफिशियंसी वो क्या होती है, उच्च हो जाती है। ठीक है, तो जब भी किसी युक्ति की घर्षण जो होती है हानि वो शून्य होती है, तो दक्षता क्या होती है, वो हाई हो जाती है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो दोस्तों कि यहाँ प्रश्न क्या रहता है कि बिना फ्रीक्वेंसी बदले। ठीक है, यानी कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, समान रहेगी। आपको हम बताए थे आवृत्ति जो होती है उसकी समान रहती है। तो बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या डी में यहाँ पे आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन में डी का होगा, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों हमने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ जो मतलब बेसिक फैक्ट होते हैं वो आपको बता दिए, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हैं। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा भी हमको मतलब कि मनोबल को नहीं बढ़ाते हैं, हमारी जो मोटिवेशन है उसको नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो दोस्तों है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो काम करती है इसका क्या सिद्धांत है। ठीक है, तो देखिए, तो जो ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों ये आपका अन्योन्य प्रेरण पर काम करती है। ठीक है, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है, म्यूचुअल इंडक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन।
ठीक है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होती है वो क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है, ठीक है। तो यह अनन्य प्रेरण पर काम करती है। दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी इसका अन्य नाम है, ठीक है। यानी कि आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि मतलब कि ये अन्य प्रेरण नहीं रहेगा तो इसके अलावा आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि होता क्या है ना कि इसमें जो ट्रांसफार्मर होती है ये प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होती है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स जो होती है उनके द्वारा सेकेंडरी कुंडली को काटने में सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है दोस्तों उसमें क्या होती है, स्थैतिक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण पर काम करते हैं कौन सा, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता समांतर डैश परास में होती है, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो ट्रांसफार्मर दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, उसका जो रेंज होता है वो क्या क्या रेंज रहता है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है ना वो जो है सामान्यतः यदि हम बात करें स्टैंडर्ड दक्षता होती है इसकी, स्टैंडर्ड दक्षता पे हम बात करें ट्रांसफार्मर की तो वो कितनी होती है, तो वो होती है आपका 90 to 80% होती है, ठीक है। 90 to 98% होती है इसकी सामान्य स्टैंडर्ड दक्षता होती है। दोस्तों जब भी कोई मतलब ट्रांसफर होगा जो आदर्श होगा, यानी कि दोस्तों जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं, तो आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, इसकी जो मतलब दक्षता होती है ना वो क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। आपसे प्रश्न किया जाए कि आदर्श जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी दक्षता कितनी होती है, उतनी 100% होती है। जो स्टैंडर्ड होते हैं वो 90 से 98% इसमें क्या होती है, दक्षता पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफार्मर दक्षता कितनी होती है सामान्यतः, तो उसको कितनी होती है हमारे 90 से 98% होती है। जो ऑप्शन में क्या है डी में दे रखा है, तो फिर डी क्या हमारे प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपने ब्रीदर को देखा होगा ट्रांसफार्मर में, तो उसमें जो क्या होती है नमी को रोकने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में के अंदर प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों उस पदार्थ का नाम क्या होता है, सिलिका जेल होता है, ठीक है। दोस्तों सिलिका जेल के बारे में हम बता दें, इसका काम क्या क्या होता है कि नमी को सोखना होता है, क्या होता है, नमी को सोखने का काम को करता है ट्रांसफार्मर में, तो वो आपका सिलिका जेल ही करता है। इसे आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नमी को सोखने का काम कौन करता है, सिलिका जेल करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें सिलिका जेल की, तो सिलिका दोस्तों जेल कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका सिलिका जेल का रंग पूछा जाए कि सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों सिलिका रंग जो होता है ना वो आपका कैसा होता है, नीला कलर का होता है, ठीक है। तो सिलिका जेल जो होती है इसका रंग कैसे होती है, नीला कलर का होता है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि कोई सिलिका जेल इसे हम यूज हो चुका है, ठीक है। तो जो सिलिका जेल यूज हो चुका है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो जो सिलिका यूज हो चुका है उसका रंग जो दोस्तों वो हल्का गुलाबी होता है, क्या होता है, हल्का गुलाबी या हल्का वाइट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हल्का गुलाबी या हल्का वाइट भी कह सकते हैं किसको, जो जिस सिलिका का हम लोग यूज कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो देखिए आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि ये सिलिका जेल को क्या पुनः उपयोग कर सकते हैं, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो इसे हम धूप में सुखा करके, ठीक है, किसमें, तो धूप में सुखा करके और तापमान प्रदान करके जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसका फिर से यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें टेम्परेचर कितना देंगे कि इसका फिर से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर देने के लिए दोस्तों इसमें क्या करना होगा, आपको जो है ना 50 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक के बीच में आपको टेम्परेचर देना होगा, जिसके बाद जो है आपका सिलिका जेल फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का जो काम करता है नमी सोखने के लिए वो सिलिका जेल ही करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल का प्रश्न है तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इसे धैर्य देखिए। यदि आपको पहले से आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद से बनाइए, इसका आंसर निकालिए। यदि आपको नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप देखते रहिए वीडियो को, हम आपको बताते हैं किस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्या है कि एक पूर्ण लोड पर ताम्र हानि जो है वो 6400 वाट है, ठीक है। तो आधे लोड पर ताम्र हानि क्या कीजिए, तो देखिए दोस्तों जो ताम्र हानि होती है ना, कॉपर लॉस जो होती है वो कितना दे रखा है हमारे पास, तो कॉपर जो लॉस है दोस्तों जो हमारे पास दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है, एक सेकेंड। तो कॉपर लॉस दोस्तों हमारे पास दे रखा है कितना, तो कॉपर लॉस यहाँ पे दे रखा है कितना, 6400 वाट दे रखा है, ठीक है, 6400 वाट दे रखा है। दोस्तों हम सबको बताया कि जो कॉपर लॉस की फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, यदि आप नहीं जानते तो आप देख लीजिए। दोस्तों कॉपर लॉस जो होती है ना ये बराबर क्या होता है, तो आई स्क्वायर आर होता है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। इसको आप यदि हम तोड़ते हैं यहाँ पे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि कॉपर लॉस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो लोड जितना अधिक रहेगा जो उसकी हानि क्या होगी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है, इस प्रश्न का। तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक पूर्ण लोड पर ताम्र हानि कितनी है, 6400 वाट है। तो आधे लोड पर कितना हो जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आधा लोड पर काउंट करना है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को उठा करके यहाँ पे हम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम साइड करके रख लेते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए पी यू ना हमको ये हमको कॉपर लॉस निकालना है, कितना का, तो कितना निकालना है हमको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या होता है, लोड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि पी सी यू बराबर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू हाफ, आधे लोड पे कह रहा है ना, तो हाफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम हाफ का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो पी कॉपर लॉस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बराबर हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी का दोस्तों मान दे रखा है कितना, हमारे पास 6400 दे रखा है। जैसे हम 6400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1600 वाट दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे कॉपर लॉस हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये बस राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 1600 वाट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बिल्कुल समझ लिया होगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला सा प्रश्न हमारा है कि ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान निर्भर करता है। तो दोस्तों लीकेज फ्लक्स जो होती है ट्रांसफार्मर में, इसका मान किस पर निर्भर करता है, तो लीकेज फ्लक्स जो है ना दोस्तों ट्रांसफार्मर में, इसका मान जो है किस पर निर्भर करता है आपको बताना है, आवृत्ति पर, मुख्य फ्लक्स पर, लोड धारा पर, इन सभी पर, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन आपको बताना है कि किस पे यह काम करती है। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर लीकेज होता है ना, ये लीकेज दोस्तों क्या होती है, ट्रांसफार्मर के में तेल से गुजरने वाला जो हिस्सा होता है उसे लीकेज फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लीकेज में दोस्तों क्या होती है ना, लोड करंट होती है, और जो है ये जो लोड, उसमें क्या होती है ना, लोड करंट होती है, वो लोड पर काम करती है, ठीक है। जो लीकेज फ्लक्स होती है किस पे काम करती है, लोड धारा पे काम करती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि धारा के प्रवाह के कारण जो होती है फ्लक्स उत्पन्न होती है, इसलिए इस पर ये काम करती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है कि यदि पूर्ण लोड पर लोहा हानि 800 वाट है तो 1/4 लोड पर लोहा हानि कितना होगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी प्रश्न आपके जो है न्यूमेरिकल प्रश्न है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। यदि आप इसको जानते होंगे ट्रिक से, तो ये आप इसे आसानी से इजीली फाइंड कर सकते हैं बिना पेन छुए ही। लेकिन यदि दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आप इसमें फंस जाइएगा। देखिए दोस्तों, हमने आपको अभी तुरंत क्या बताया था आपको कि ताम्र हानि के बारे में, ठीक है। दोस्तों ताम्र हानि जो होती है ना, आपको हम उसका फॉर्मूला बता दिए थे। लेकिन जब भी आपको लो हानि के बारे में पूछा जाए, तो दोस्तों लो हानि जो होती है वो क्या, कॉपर लॉस, ये सॉरी जो आयरन लॉस होती है, लो हानि, वो क्या होता है दोस्तों, वो नियत होती है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। आपको एग्जाम में क्या होता है, फंसाने के लिए आपको दिया जाता है यहाँ पे प्रश्न, कोई डाटा दे देगा आपको, उसको आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लो हानि के बारे में बात करें, तो उसका मान जो होती है वो नियत होती है, इसका चेंजमेंट, उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि परिवर्तित वो नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, यदि पूर्ण लोहा पर लोहा हानि कितने 800 वाट है, तो 1/4 लोड पर कितने लोहा हानि होगा, तो दोस्तों ये 800 वाट ही रह जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी है। जब आपको लो हानि पूछी जाएगी तो आपको क्या करना, 800 वाट ही टिक करना होगा। जब दोस्तों आपको कॉपर हानि पूछा जाएगा तब आप उस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। लेकिन जब कॉपर हानि आपसे नहीं पूछा जाएगा, लो हानि पूछा जाएगा, तो जितने वाट उसमें दे रखा है प्रश्नों में, वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, बेरी प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है आपको बता दें। देखिए चुंबकीय पथों की संख्या जो होती है ना, वो किस पर निर्भर करती है, वो कोर पर निर्भर करती है। जो ट्रांसफार्मर कोर होते हैं उसी पर निर्भर करते हैं कौन, बेरी प्रकार के चुंबकीय पथों की संख्या। दोस्तों इसमें क्या होती है, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप जो होता है हमारा, वो होता है क्रोड टाइप का। क्या होता है, क्रोड टाइप का होता है, क्रोड टाइप का, यहाँ पर आप लिख देते हैं तो आप भी नोट कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों हमारा कौन सा होता है, वो होता है सेल टाइप का। क्या होता है, सेल टाइप का। और तीसरा हमारा जो होता है वो दोस्तों क्या होता है हमारा, बेरी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बेरी टाइप का। दोस्तों देखिए, जो ये बेरी ट्रांसफार्मर जो होती है वो क्या होगी, किस पर निर्भर करती है, तो कोर के आधार पर करते हैं। वो कौन सा है, कोर टाइप हो गया, सेल टाइप हो गया, और बेरी टाइप हो गया। दोस्तों जो इसका चुंबकीय कोर टाइप का जो चुंबकीय पथ होती है ना, वो कितनी होती है, तो वो होती है आपका 1, ठीक है। और जो सेल टाइप होती है, इसकी जो चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका होता है 2। और जो बेरी टाइप होती है, इसका क्या होता है, अनेक होता है। क्या होता है, अनेक होता है। यानी कि दोस्तों देखिए, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी जिसका
बेरी जो पथ होगी वो अनेक होगी, उसका दक्षता क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, हाई हो जाएगी, यानी कि उच्च हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों जिसकी मतलब कि चुंबकीय पथ 1 होगी उसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी वो क्या होगी, क्या होगी, वो निम्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, क्या होती है, अनेक होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डी क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों अभी जो प्रश्न आया था उसमें आपको ब्रीदर के बारे में बताया गया था। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का काम होता है वो क्या होता है, टैंक में नमी युक्त प्रवाह को रोकना। और दोस्तों नमी सोखने का काम क्या करता है, सिलिका जेल करता है। तो सिलिका जेल के बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बता दिए हैं पिछले पिछले भी क्वेश्चन में। तो आप उसे यदि नहीं देखे हैं तो फिर से बैक करके उसको देख लीजिएगा, अच्छे से फिर से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि पूर्ण लोड पर ताम्र हानि 6400 वाट है तो 75% लोड पर ताम्र हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताए थे कि शुरुआत में ही कि आपको हम न्यूमेरिकल प्रश्नों को देंगे। ठीक है, जितने दोस्तों न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे आप कीजिएगा उसको, उससे क्या होगा, आपका लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल प्रश्न ही बनाने होते हैं। लेकिन जो कॉपर हानि की हम बात करें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको तुरंत जस्ट बताए थे। तो एक सेकेंड दोस्तों, कॉपर हानि जो होती है ना, एक यहाँ पे हम बना देते हैं आपको। कॉपर हानि दोस्तों क्या होती है, वो क्या है दोस्तों कि वो लोड की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो लोड जितना होगा कॉपर हानि क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 75% दे रखा है ना, 75% आप कैसे तोड़ सकते हैं, 75% का बराबर होता है कितना, तो आप इसे यदि परसेंटेज हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 के 100, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 का मान हम रख देंगे। ठीक है, तो जो कॉपर लॉस होगा दोस्तों वो क्या होगी, किसके समानुपाती हो जाएगी, 3/4 के स्क्वायर के समानुपाती यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए जब कॉपर लॉस निकालते हैं यहाँ पे तो किसके बराबर हो जाएगी, 3 तिया 9 और 4 चौके 16। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 6400 से। ठीक है, यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो इसे काटने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, देख लीजिए, 16 चौके 64। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 9 और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 16 16 चौके 64 9 चौके, एक सेकेंड, हाँ दोस्तों ठीक है। यहाँ पे तो कितना होगा, 16 64 4 9 के 3600। ठीक है, 3600 वाट दोस्तों क्या होगा हमारे पास में राइट आंसर होगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 3600 क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, 3600 वाट यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहे हैं कि यदि किसी पूर्ण लोड पर ताम्र हानि कितनी है, 6400 वाट है, तो 75% लोड पर ताम्र हानि कितनी होगी। तो बस सेम वही फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे। इस फॉर्मूले पर हम कर देंगे लोड का स्क्वायर कर देंगे, मतलब जो कॉपर हानि होती है ना वो लोड के स्क्वायर क्या होती है, समानुपाती हो, जितनी लोड अधिक होगी उसी उतनी ही कॉपर हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 75% को जब निकाला 3/4 किए, तो इसके बाद हम क्या यहाँ पर रख दिए, तो 3 तिया 9 हो गया, 4 16 हो गया, इसे हम गुना कर दिए 6400 में, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3600 वाट आ गया। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो 3600 वाट क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो हम बस 10 प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अपना फीडबैक हमें शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को यदि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, तभी हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत लगती है और आप लोग देखते नहीं हैं और इसको शेयर भी नहीं करते हैं, तो हमें थोड़ी सी मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हम आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए हमारे लिए। बस आपको करना क्या होता है, बस लाइक करना होता है जो आपको फ्री में होता है, और थोड़ा सा इसको वीडियो को शेयर करना होता है, जो आप कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए, हम आपका भी मदद करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।